एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने विजय हासिल की। एक मुद्दा आपने उछाला है सदन में, कोविड-19 को लेकर एक नया वेरिएंट जो है जिसकी बातचीत अब चाइना में जो महामारी का स्टेज जो है जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से आपने सदन में कंसर्न दिखाया है। आपको क्यों लगता है कि आपको सरकार को ये बात याद दिलानी पड़ेगी कि फ्लाइट्स बंद कर दें, चाइना से जो इनकमिंग चीजें आ रही हैं, जो मर्चेंडाइज आ रहा है, फ्रेट आ रहा है, उसको बंद कर दिया जाए कि एक और लहर ना आए? आपको लगता है कि सरकार को ये बात बताने की जरूरत थी, या फिर एक तजुर्बे का सरकार जिसने 3-4 वेव्स देख ली हैं इस महामारी की, वो अपने आप ही डिसाइड करेगी कि कब लॉकडाउन लगाना है, कब चाइना से हमें बिजनेस ट्रेड रोकना है? ये दो अलग चीजें हैं। बिजनेस ट्रेड रोकने की जो बात आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी, वो इस संदर्भ में कही थी कि चीन लगातार बॉर्डर पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपना दुस्साहस दिखाते हुए एक्सकर्शंस करता है और भारत के वीर सैनिकों को हर बार चीन को खदेड़ना पड़ता है। तो बार बार चीन ये दुस्साहस दिखा रहा है, तो चीन को जवाब सिर्फ हम अंतर्राष्ट्रीय सरहद पे ही नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी दें और उनसे तमाम ट्रेड अगर हम बंद कर देते हैं तो आज चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। भारत चीन के पूरे व्यापार में और खास तौर पे चीन के एक्सपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का है। तो वो आर्थिक चोट पहुंचाने की बात थी जो कुछ दिन पहले कही गई। आज जो चीज मैंने सदन में रखी जो बेहद महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमने देखा कि BF.7 नाम का एक नया सब वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, जो लगातार फैल रहा है, जिसकी फैलने की जो क्षमता है वो पुराने सारे वायरसेस जो अभी तक आए उनसे कहीं ज्यादा है। और ये वेरिएंट जो न्यूज रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये भी नहीं देखता कि कौन शख्स वैक्सीनेटेड है या वैक्सीनेटेड नहीं है, वो सब पर एक बराबर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से चीन से जो वीडियोस आ रहे हैं सामने वो ये दिखा रहे हैं कि वहां अस्पताल भर गए हैं, मॉर्चुरीज भर गई हैं और पूरी उसकी जो अर्थव्यवस्था हेल्थ सिस्टम है वो चरमरा गया है। इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट करी आज सस्पेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि पूरे सदन की कार्रवाई को स्थगित कर इस विषय पर एक चर्चा की जाए कि क्या भारत की तैयारियां हैं। सारी पार्टियां सकारात्मक तौर से इसमें पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ साथ जब मेरा वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बाद मैंने सदन में खड़े होकर यह मांग करी कि कम से कम तुरंत प्रभाव से भारत सरकार चीन से जितनी भी फ्लाइट्स रूट होकर आती हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स आती हैं और खास करके एशियन देशों से जो चीन से होते हुए आ रही हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि अंग्रेजी में जैसे एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट कर लें तो क्योर की स्टेज पर ही नहीं आएंगे। इसीलिए जो हमारी शुरुआत की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव की जो लर्निंग्स हैं, हम कहीं चूक ना जाएं, इसमें एक दिन की देरी भी बड़ी घातक साबित हो सकती है। इसलिए मैंने ये हिदायत सरकार को दी। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोविड रिसर्जेंस की, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कि अब दिल्ली में पहुंचने वाली है कम सैटरडे, हेल्थ मिनिस्ट्री की एक प्रोटोकॉल मैंडेट दी गई है राहुल गांधी और उनकी टीम को कहा गया है कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, अदरवाइज दे विल हैव टू डिसबैंड द एंटायर रैली। बट यहां पे राहुल गांधी कहते हैं कि ये पॉलिटिसाइजेशन है। क्या राहुल गांधी को दिल्ली बॉर्डर्स में एंट्री मिलेगी कम सैटरडे? ये केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी का मसला है, पर क्योंकि आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे मत घसीटिए। क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है या ये हेल्थ का इशू है? देखिए ये अगर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि फ्लाइट्स बंद करनी चाहिए, इट शुड बी अ मैंडेटरी प्रोटोकॉल दैट नीड्स टू बी टेकन, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार अगर राहुल गांधी की रैली प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करती, उसको बैन करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ो निकालना चाहते हैं कि नहीं निकालना चाहते या कोविड के चलते स्थगित करना चाहते हैं, ये उनका फैसला है और उनकी और केंद्र सरकार के बीच में। लेकिन ये बात अवश्य है कि कोविड प्रोटोकॉल्स इस देश में अब लागू हों, जिसमें सबसे जरूरी प्रोटोकॉल है हम सब मास्क पहने, और इसी के साथ साथ जो भी प्रोटोकॉल्स हों वो सबके लिए एक समान लागू हों।
किसी एक राजनीतिक दल या किसी एक राजनेता की यात्रा को देखते हुए नहीं, वो सबके लिए लागू होने चाहिए। सारी मास कांग्रेगेशंस अगर पूरे हिंदुस्तान में बंद होती हैं तो उस स्थिति में जरूर ये यात्रा भी हो, ये परंतु ये इनके आपस का मामला, इसमें ना मेरा कोई खास विचार है ना मेरी पार्टी का कोई From the विचार है। stand view of a citizen and of a member of the parliament, then who has the responsibility? कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप हिदायत दे रहे हैं तो, और अगर हम कोई संयम भी बरत रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत घर से होनी चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि बाहर वालों का क्या करना है। एक्चुअली आई थिंक मेका का कहने का मतलब ये था। एक बड़ी कमाल की चीज है कि अभी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देशवासियों को कोई इस प्रकार की हिदायत नहीं दी गई है कि आप कांग्रेगेशन ना करें, कोई फंक्शन ना करें, कोई सेलिब्रेशन ना करें, या कोई एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग भारी तादाद में इकट्ठे हों, इस प्रकार की भीड़ भड़क्का जमावड़ा ना करें। लेकिन किसी एक राजनीतिक दल को व्यक्तिगत तौर पे स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं होती, समझ नहीं आती। या तो सबके लिए लागू करो, पूरे देश में लागू करो। लेकिन खैर, मेरा अपना ये मानना रहा है और शुरू से मानना रहा है, मैंने आज सदन में भी ये बात कही कि कोविड-19 महामारी एक ऐसी चीज है जो राजनीति से परे है। इसमें कौन आम आदमी पार्टी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब ये वायरस भी हमें अटैक करता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि आप कौन सी पार्टी को वोट डालते हो, या कौन सी जात के हो, कौन से मजहब के हो, कौन सी भाषा में बात करते हो। वो सबको एक समान हमला करता है। तो मेरा अपना मानना है कि जहां तक इस महामारी की बात है, हम राजनीति से ऊपर उठकर तमाम देशवासी, तमाम पार्टियां एकजुट होकर इस महामारी का सामना करें। राघव, आपने सैक्रिलेज को लेकर, बेअदबी को लेकर आपने कुछ कहा था अभी। आपने कहा था कि बेअदबी को लेकर जो सजा है वो और संगीन होनी चाहिए, पर इसका फ्लिप साइड ये भी हो सकता है कि क्या एक तरह से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मॉब जस्टिस को न्योता नहीं दे रहे हैं? मॉब जस्टिस और कानून में संशोधन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मॉब जस्टिस एक दूसरी स्थिति में किया जाता है जो भारत के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। मैं गैर कानूनी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सदन में भी ये विनती थी कि कानून में संशोधन करके बेअदबी का जो पाप है, जो जुर्म है, उसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये मैंने क्यों कहा? हम लोगों के लिए गुरु साहिबान की, उनका आदर, उनका सम्मान, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम शीश कटा सकते हैं, लेकिन गुरु साहिबान की बानी का अपमान ना देख सकते हैं, ना उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि 2015 में पंजाब में, जिस सूबे से मैं आता हूं, वहां बरगाड़ी में बेअदबी की घटना हुई। उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता जी की बेअदबी की घटना उसी साल लुधियाने में, पंजाब में होती है। उसके बाद मुकद्दस कुरान की बेअदबी होती है। उसके बाद होली बाइबल की बेअदबी होती है। तो ये एक पंजाब में पिछले कई सालों में बेअदबी की कई घटनाएं देखी गई। आज ये पापी, ये अपराधी जो ये घटना को अंजाम देते हैं, इनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? हौसले शायद इसलिए बुलंद हैं कि भारत के कानून में, इंडियन पीनल कोड में जो प्रावधान है बेअदबी की सजा के, वो बड़े मामूली से हैं। इसीलिए मैंने ये विनती रखी सदन में भी कि सेक्शन 295 और 295A ऑफ द इंडियन पीनल कोड में संशोधन करके हम सख्त से सख्त सजा दें, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास की सजा दें, ताकि कोई भी शख्स, कोई भी पापी अपने मन में बेअदबी का ख्याल लाने से पहले भी उसकी रूह कांप जानी चाहिए। इतना सख्त कानून बनना चाहिए और समाज का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, जो पंजाब में 2015 के दौर में हमने देखा था कि बिगड़ना शुरू हो गया था। जी, आपने एक और मुद्दा उछाला है सदन के अंदर, पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट। जब आप कहते हैं इन्फ्लेशन, रिसेशन, आपने यहां तक कि ये भी बोल दिया कि फाइनेंस मिनिस्टर को प्याज के भाव नहीं पता है, दही के भाव नहीं पता है, फ्लावर के भाव नहीं पता है। इनफैक्ट आपने एक जुमला कसा है उन पर, आपने कहा है हर घर बेरोजगार, यही है बीजेपी सरकार। देखिए, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की बहस थी। सरकार ने वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 40 लाख करोड़ का बजट सदन से मंजूर करवाया था। वो खर्च करने के बाद सरकार 3.5 लाख, 3,25,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च मांगने
सदन के भीतर आई। लेकिन वो पैसे की अनुमति देने से पहले मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से ये पूछा कि ये पैसा तो आप ले रही हैं, ये भी खर्च कर दीजिए। जो पहले 40 लाख करोड़ रुपए आपको दिया गया, आपने वो भी खर्च कर दिया, लेकिन उससे देश को क्या हासिल हुआ? पहली बीमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था को लगी है वो है बेरोजगारी की बीमारी। बेरोजगारी इस सरकार के काल में 45 वर्ष में सर्वाधिक है। 45 ईयर हाई पे है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट तो छोड़ ही दीजिए। फिर मैं महंगाई पर आया। मैंने महंगाई के बारे में बताया कि महंगाई की दर इस साल में 30 ईयर हाई पे छुई, 30 साल में सर्वाधिक हो गई। और मैंने खास तौर पे वित्त मंत्री जी को कहा था कि आप मुझे नवंबर के आंकड़े दिखाकर मत बोलिएगा कि महंगाई कम हो गई। उन्होंने वही किया, उन्होंने मुझे नवंबर के आंकड़े दिखाए। मैंने साफ तौर पे वित्त मंत्री जी को कहा था कि थालीनॉमिक्स के बारे में सोचिए। एक थाली में आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर, जो एक आम आदमी खाता है, मसाले, उन सब के भाव 10 से 17% के बीच लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को एक और चीज कहना चाहूंगा। मुझे उस दिन सदन में इस बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि महंगाई तो कम हो गई है, नवंबर की आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कहना चाहूंगा, आप अगर किसी अर्थशास्त्री से भी बात करेंगी तो वो भी आपको यह बताएगा कि महंगाई कभी कम नहीं होती है। महंगाई बढ़ने की दर कम हो सकती है, और अगर एक वस्तु पे भाव बढ़ गया, उसकी महंगाई बढ़ गई, तो वो सस्ती नहीं होती है, वो आइटम बाजार में महंगाई मिलता है। इसी सिलसिले में मैंने वित्त मंत्री जी को कहा था कि जब आपसे ये पूछा गया था कि प्याज के भाव 1 रुपए प्रति केजी से 100 रुपए प्रति केजी से ऊपर हो गए हैं, तो आपको क्या कहना है? उसके जवाब में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती। मैंने कहा हो सकता है बहुत लोग भारत देश में प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। मैंने उनकी बात मानी। मैंने कहा मान लेता हूं कि आप प्याज नहीं खाते और आपको प्याज की कीमतों से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप आटा तो खाती हैं, दाल चावल खाती हैं, दूध, दही, पनीर, मसाले तो खाती हैं। अगर ये सब खाती हैं तो आपको इनका भाव पता होना चाहिए। इनके भाव तो आसमान छू रहे हैं, और एक आम आदमी की जेब में डाका डालने का काम ये महंगाई रूपी डायन हमारी अर्थव्यवस्था में कर रही है। पर अगर देखा जाए, हमारा जो जीडीपी है, दैट्स अ ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ 6.9%, दैट्स द मैक्सिमम अक्रॉस ऑल द लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। Isn't it a global phenomenon? इनफैक्ट मैं भी आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि अगर अर्थव्यवस्था की बात हो ही रही है तो विपक्ष भी तो जानता है और सुनता है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी हमारी इस हिसाब से बढ़ रही है, और बाकी देशों की तुलना में भारत ने कोविड के बावजूद भी तरक्की की है। तो केंद्र सरकार की भी ये शिकायत है कि चलिए आपको प्रॉब्लम्स हैं तो उनको गिनाइए, पर साथ ही साथ कभी कभार तारीफ भी कर दीजिए करें। बिल्कुल, जहां तारीफ होनी होती है वहां होती है, और मैंने कई सुझाव भी अपने बयान में दिए। लेकिन मैं इससे पहले ये जीडीपी का जो आंकड़ा है, यानी कि भारत की आर्थिक विकास दर, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के अपने अनुमान है कि वे 8% से अधिक पे ग्रो करना चाहते हैं। हम लोग इस समय 6% के आसपास मंडरा रहे हैं। पहली तिमाही में वित्तीय वर्ष 22-23 के हम 13.5 पे ग्रो करें आर्थिक विकास दर, लेकिन दूसरी तिमाही आते आते, दूसरी तिमाही वो जिसमें सारे बड़े त्योहार आए, जिसमें खपत भी ज्यादा होनी चाहिए थी, उत्पादन भी ज्यादा होना चाहिए था, मांग भी ज्यादा होनी चाहिए थी, दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 13.5 से गिरकर 6.7 या 6.8 पे आकर खड़ी हो गई। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आरबीआई के अपने आंकड़े बताते हैं कि जब माननीय वित्त मंत्री जी फरवरी के महीने में भारत का अगले वित्तीय वर्ष का बजट पेश करेंगी, तब भारत 5% से भी कम पे ग्रो कर रहा होगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है इन रीसेंट टाइम्स। तो ये जो झांसा है कि हमारी आर्थिक विकास दर देखिए, आर्थिक विकास दर देखिए, ये गलत है। और एक इकोनॉमी में सबसे जरूरी आंकड़ा होता है, अगर आपको देखना है कि अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, वो है पर कैपिटा इनकम। औसतन एक आदमी की क्या इनकम है, उससे नापा जाता है। मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की पर कैपिटा इनकम 9,000 रुपए से गिर गई प्रति व्यक्ति, बढ़ने के बजाय गिर गई।
तो यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है। यहाँ पे उल्टा ये चल रहा है। झांसा है आर्थिक रिकवरी इसका। चलिए, मान लिया आपकी जिसको बात। आंकड़ों से बस्ट करना चाहिए। राघव, कोविड का डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए सरकार को? कोविड का डिस्काउंट अवश्य मिलना चाहिए। कोविड का डिस्काउंट सरकार को मिला भी, हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट भी करी। मैं तो कोविड के डिस्काउंट के बाद, मैं तो इस तिमाही के पहली तिमाही और दूसरी तिमाही की बात कर रहा हूं। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो मुझे भारत सरकार की तमाम नीतियों में लगता है, वो ये है कि हमारी पूरी वित्त मंत्रालय बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को कैसे फायदा पहुंचाया जाए उस पर ध्यान देती है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा देंगे तो हो सकता है वो निवेश ज्यादा करें, जिससे रोजगार ज्यादा पैदा होगा। कभी भी रियायतें देकर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर निजी निवेश चाहिए तो आपको मार्केट में डिमांड, मांग क्रिएट करनी पड़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो खपत बढ़ेगी। और 10 लाख करोड़ के कर्जे बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिए। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% ले आए, जिसका सालाना नुकसान 1.5 लाख करोड़ का इस देश को होता है, देश के राजस्व को। इतनी बड़ी बड़ी रियायतें देने के बाद भी क्या कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो क्वार्टर दर क्वार्टर गिरती जा रही है। क्या नौकरियां आई? 45 ईयर हाई पे हमारी इन्फ्लेशन है। क्या भाव कम हुए? प्रोडक्ट्स, वस्तुएं सस्ती हुई? 30 ईयर हाई पे हमारी इन्फ्लेशन है। तो ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सब कुछ कॉर्पोरेट्स को दे भी दिया। और भारत की अर्थव्यवस्था में उनको जो लग रहा था कि वो संजीवनी बूटी लगाकर अर्थव्यवस्था को जीवित कर देंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो अभी जो हमारा G20 का जो प्रोग्राम है, नेशनल सेलिब्रेशन किया जा रहा है, आपकी उस पे क्या टिप्पणी है? G20 जहां पे बोल रहे हैं कि 54 ऑफ दीज रीजन्स, नॉट जस्ट दिल्ली, नॉट जस्ट बैंगलोर, नॉट जस्ट मुंबई, पर श्रीनगर में देखा जाए जहां पे प्रोग्राम्स होंगे, अरुणाचल प्रदेश में प्रोग्राम्स होंगे, लेह लद्दाख में प्रोग्राम्स होंगे। स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे टियर 2, टियर 3 सिटीज की इकोनॉमीज को बेटर करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? पर साथ ही साथ एक सप्लीमेंट उस क्वेश्चन के साथ, ये क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी एक झलक दिखलाता है कि जिस तरीके से ऐसे देश जो शायद भारत के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते थे, अब वो भारत के साथ जुड़ने के लिए उतावले हैं। देखिए, G20 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। भारत देश और भारत देश के वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि वर्ष 2023 में हमें G20 सम्मेलन को होस्ट करने का और उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला, जो मुझे लगता है रोटेशनल बेसिस पे मिलता है। तमाम सरकारें, मुझे लगता है, भारत सरकार के साथ मिलकर इसे सफल बनाने में हर संभव प्रयास करेंगी। मैं आपको हमारी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के ओर से अवश्य कह सकता हूं कि हम लोग पूरी शिद्दत से इसे एक सफल कार्यक्रम बनाने में लगेंगे। मुझे मालूम पड़ा है कि केंद्र सरकार और G20 की जो ये सम्मेलन समिति होती है, उसने पंजाब में स्थित गुरुओं की धरती श्री अमृतसर को चुना है इस G20 सम्मेलन के एक इवेंट को होस्ट करने के लिए। तो हम उसमें भी बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे, बहुत बेहतरीन इंतजामात करेंगे और बस सारे लोग मिलकर इसको सफल बनाएंगे। हम साथ हैं। एब्सोल्युटली। पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रश्न किया है आम आदमी पार्टी से और आपसे भी कि पंजाब कौन चला रहा है, भगवंत मान जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, या राघव चड्ढा? बिकॉज ऐसा कहा जा रहा है कि सारी फाइल्स आपके पास आती हैं और उसके बाद क्लियरेंस देकर भगवंत मान के पास जाती हैं। देखिए, ये ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है और पहले दिन से वो ये आरोप हम सब पे लगा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो और उनकी कैबिनेट मिलकर चला रही है और पंजाब के तमाम हमारे 92 के 92 विधायक मिलकर चला रहे हैं। मेरा और भगवंत मान साहब का बड़ा प्यार और भाईचारे का और बहुत गहरी दोस्ती का रिश्ता है। मैं आपको बता दूं कि जब हमारी आम आदमी पार्टी में मान साहब आए थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, तो उनका पहला दोस्त आम आदमी पार्टी में मैं था और तब से लेकर आज तक मैं उनके साथ लगातार काम करता आया हूं। जब वो सबसे पहले सांसद बनके लोकसभा आए तो हमारी 4 MPs की एक छोटी सी पार्लियामेंट्री ग्रुप होती थी। उस संसदीय दल का
मुझे सेक्रेटरी नियुक्त किया था आम आदमी पार्टी ने, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, तो मैं तब से लेकर अभी तक उनके साथ काम कर रहा हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके जैसे पाक साफ, ईमानदार और जमीन से जुड़े नेता के साथ काम करने का मौका मिला है। और जो भी वो मेरे जिम्मे लगाते हैं, मुझे राज्यसभा का मेंबर बनाकर भारत की संसद में भेजा, पंजाब सरकार में अगर मेरे से कोई सलाह मशवरा करते हैं तो मैं हर चीज को पूरी शिद्दत से अदा करने की कोशिश करता हूं। राघव, एमसीडी के चुनाव जीते, गुजरात में खाता खोला, हिमाचल नॉट सो लकी। अगले साल जल्द ही विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं काफी राज्यों में। क्या ये जो अभी एक सफा खुला है आपके लिए एमसीडी का, इसने आपके हौसले और बुलंद किए हैं ताकि आप नए इलाकों में, नई टेरिटरीज में भी वेंचर करें? और क्या आप करेंगे, क्या मंसूबे हैं? पार्टी तो बेसिकली नेशनल पार्टी हो गई है, नेशनल पार्टी टैग हैज बीन गिवन टू द आम आदमी पार्टी। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप दैट इंडिया हैज एवर सीन, दैट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज एवर सीन। अभी हमें बने हुए 10 साल हुए हैं। हमारी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली और पंजाब में। हमारे 10 से ज्यादा सांसद राज्यसभा में हैं आज, 4 सांसद हमारे लोकसभा में रहे। हमारे कई विधायक गोवा में हैं, गुजरात में हैं और ढेरों पार्षद देश भर में हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी। और ये मेरा अपना मानना है कि आज यदि राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को कोई एक राजनीतिक शक्ति है जो ताकत, जो मजबूती से भाजपा को चुनौती दे सकती है, उस राजनीतिक शक्ति का नाम है आम आदमी पार्टी, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। और ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर आप गैर भाजपा राजनीतिक दलों की बात करें और विपक्ष के दलों की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर इकलौती ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसका एक नेशनल फुटप्रिंट है। हम जिस आंदोलन से जन्मे थे उसका भी एक नेशनल फुटप्रिंट था। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारा इलेक्शन सिंबल झाड़ू, उसकी पहचान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक है। इसी के साथ साथ मॉडर्न एज इलेक्शनियरिंग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी भली भांति समझते हैं, जो बीजेपी के अलावा इस देश में कोई नहीं समझता। थर्ड पॉइंट, बस मैं खत्म कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, और पार्टियों की तरह हमारा कोई भारी भरकम बैगेज नहीं है। हम एक बैगेज फ्री पार्टी है, एक साफ पार्टी है, एक पाक साफ ईमानदार देशभक्त पार्टी है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज, हम एक ऐसी पार्टी है जिसने एक इकोनॉमिक मॉडल, एक आर्थिक अपलिफ्टमेंट का, आर्थिक उन्नति का मॉडल जनता के सामने रखा। कुछ लोग उसको पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग उसे ना पसंद कर सकते हैं, लेकिन एक आर्थिक उन्नति का मॉडल जिसमें आपको मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा, मुफ्त इलाज, पानी, बुनियादी सुविधाएं एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं, वो मुफ्त में दिया जाता है। ये चारों चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी को भिन्न करती हैं और सीधा बीजेपी के सामने एक बड़े मुकाबले में राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करती हैं। बट इतने सारे कैंपेन्स हुए हैं इलेक्शन से पहले, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो हिमाचल में, बीजेपी साफ साफ कहती है कि आम आदमी पार्टी उसका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, कांग्रेस है। आपने रेवड़ी कल्चर के बात किया, जो कि बीजेपी उछालती है, कहती है रेवड़ी कल्चर है, फ्रीबी कल्चर है। क्या 2024 रोड मैप में आम आदमी पार्टी इसको एक पोल प्लैंक बनाएगा? कीपिंग इन माइंड, अगर आप 2014 को देखें, बीजेपी जब जीता था वो हिंदुत्व प्लैंक और एंटी करप्शन के ऊपर जीता था। 2019 में अगर देखें, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म। 2024 it looks like it's going to be national pride, India on the global stage. What is Aam Aadmi Party's poll plan? Keeping in mind, Arvind Kejriwal has been really smart. उन्होंने जहां जहां पे बीजेपी को देखा कि वो अगर हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं, वो नेशनलिज्म पे बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक पैरेलल नैरेटिव शुरू किया। देखिए, 2 चीजें हैं। पहली चीज, बीजेपी आपने कहा ये कहती है कि आम आदमी पार्टी हमारी ऑपोजिशन नहीं है, हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता दूं कि आपके यहां मंच पर भी बहुत सारे बीजेपी के नेता आए हैं, आएंगे। उनसे ऑफ कैमरा बंद करके अकेले में पूछिएगा कि आपको कौन सी पार्टी से डर लगता है सबसे ज्यादा और कौन से नेता से लगता है, तो वो बोलेंगे आम आदमी पार्टी से लगता है और अरविंद केजरीवाल से लगता है। वो मैं अक्सर ये अपने भाषण में कहता हूं कि वो शोले का एक डायलॉग था जिसमें गब्बर कहता है कि यहां से मीलों दूर, कोसों दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ उसे कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा।
ये बीजेपी वाले जब रोते हैं तो केजरीवाल उनको आ जाएगा। घर वाले चुप कराते हैं कि सो जाओ नहीं तो अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। इतना डर। यूनाइटेड ऑपोजिशन अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टरियल फेस मान पाएगा कि नहीं? नहीं, आपने बहुत सारे सवालों की बौछार करी है, मैं बस संक्षेप में जवाब दे रहा हूं। मेरा अपना मानना है कि चुनाव 2024 हो या 2029 हो, एक मॉडल पर होना चाहिए, आर्थिक उन्नति का मॉडल। लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है जी, कि हम लोग न्यूज चैनल्स पे और अखबारों में क्या नैरेटिव बुनने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे और पार्टियां हो। लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि उनकी जेब में पैसा कौन डाल रहा है, उन्हें एक अच्छी व्यवस्था कौन दे रहा है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आपको मिले। मुझे लगता है वो एक मॉडल जो आम आदमी पार्टी ने बनाया है, उसे जरूर लोग सराहेंगे। और किसको एक्सेप्ट करेंगे नेता, किसको नहीं करेंगे, जनतंत्र है, लोगों को तय करने दीजिए। हम एक छोटी सी पार्टी हैं, हम इतनी तेज रफ्तार से आगे जा रहे हैं। हमने कोई देश जीतना है, दुनिया जीतना है, इतने कोई सपने लेकर नहीं चलते। हम एक ईमानदार व्यवस्था देना चाहते हैं। और जैसा अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का हमारा सपना है। राघव, समय समाप्त हो गया हमारे पास। आपने वक्त निकाला, बातचीत करी, लाइटर नोट पे बहुत बातें हो गई। एक छोटा सा सवाल बंद करने से पहले, लोग जानना चाहते हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं? मैं जरूर जल्द शादी करूंगा। आपके नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो मेरी माँ को सजेस्ट करें। Okay, a huge round of applause for Raghav Round of Chadha. applause, Thank please. you Thank so you. much for joining us and having this बहुत बहुत conversation with us. शुक्रिया राघव।